वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं साल के शुरुआत में जहां बहुत सारी रेजोल्यूशंस बनाते हैं। वैसे तो आज 13 दिन गुजर गए, कई लोगों ने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है कि जी हमारी रेजोल्यूशन अब ख़त्म हो गई है। सो इफ़ यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ इंस्पिरेशन प्लीज़ गो टू माई इंस्टाग्राम पेज और वहाँ पे आप देखेंगे कि इस हफ्ते यानी इस साल की शुरुआत में आपको एवरी वीक यू विल गेट रिमाइंडर्स। सो इस वक्त हमारा डिजिटल डिटॉक्स वीक चल रहा है, लेकिन पिछला वीक विच वॉज ऑल अबाउट रीसेटिंग योर लाइफ, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट आपकी हेल्थ का था। तो अगर आपने गुजरते हुए साल के आखिर में अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराया है तो साल की शुरुआत में ज़रूर करा लें। अपने जनवरी को मार्क करें कि आप अपडेट लेंगे कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है और कौन से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गन्स में कोई कमी बेशी है जिसको आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे हम बार बार कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन साथ ही साथ अगर माइनर फैक्टर्स आपके डिविएट कर रहे हैं, किसी एक चीज़ की कमी आ रही है या किसी और चीज़ की ज़्यादती आ रही है, उसको करेक्ट कर लेना बहुत आसान होता है जब आप उसको जल्दी से पकड़ लें। सो किसी भी प्रॉब्लम को अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत बेहतर होता है। ईयरली चेकअप्स में आपको क्या करवाना चाहिए, हाउ शुड यू गो अबाउट इट, आइए ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निदा शकील। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू, बिकॉज इस साल में मेरी आपकी पहली मुलाकात है। मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में लोग एनुअल चेकअप्स कराते हैं और शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि अगर कोई रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ ना आई हो। हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट फिनोमेना ये है कि हम रिपोर्ट को देखते कहते यार एमई टेस्ट करा लिया, सब कुछ तो सही है। सो ये रिपोर्ट्स, ये चेकअप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी? अच्छा, एनुअल चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए कि जैसे कि आपने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है ना। तो आपको डिजीज़ का पहले से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। आपकी बहुत सारी चीज़ें फैमिली में चल रही होती हैं, आपको वो चीज़ होने वाली है या अर्ली डिटेक्शन या आप उसकी जो कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं, ठीक है। और लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस जेंडर पे, मेल हैं, फीमेल हैं, फैमिलियल डिजीज़ क्या चल रही है, फैमिली में क्या चीज़ चल रही है और आप किस जगह रह रहे हैं। सही, यानी आप पाकिस्तान में हैं या अमेरिका या बरतानिया में रह रहे हैं, तो इससे भी आपके हेल्थ चेकअप्स में चेंज, बदलाव आता है। बाहर तो एक आपके पास एक नॉर्मल सिनेरियो ये है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो ऑब्वियसली व्हाट यू नीड टू डू इज कि वो कवर्ड होते हैं आपके एनुअल चेकअप्स, और लोग जस्ट बिकॉज दे पेइंग अ सर्टेन प्रीमियम और हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है, उनको याद रहता है एंड दे गो अबाउट इट। हमारे यहाँ हम इन चीज़ों को इतना लाइटली क्यों लेते हैं? लाइटली हम इसलिए लेते हैं क्योंकि शायद हम हेल्थ को ही बहुत लाइटली लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ शायद करवा लेंगे तो हमें बीमारी लग जाएगी या चिपक जाएगी। ऐसी बात नहीं है। वैसे अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो माशाल्लाह मैच्योर एज में है, 20-30 साल की उम्र है और उनको अपना ब्लड ग्रुप तक नहीं पता। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एलर्जीज़ कौन कौन सी हैं। महज़्ज़ब दुनिया में अगर आप जाएंगे तो आप एक डिनर करने भी जाएं तो उससे पहले वो आपसे पूछता है कि कोई फूड एलर्जीज़ तो आपको नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उसका कोई नुकसान भुगतने के बाद ही हमें पता चलता है। अच्छा, पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि अगर किसी की एज 30 से ज़्यादा हो तो कौन से टेस्ट उनको एनुअली ज़रूर कराने चाहिए? अच्छा, पहले 40 का कट ऑफ था। अब पाकिस्तानी पॉपुलेशन एज अ एशियन पॉपुलेशन हमारा कट ऑफ जो है वो चेंज हो गया, 20 अबव हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में सर्टेन डिजीज़ेस बहुत कॉमन है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ओबेसिटी है। ये 4-5 चीज़ें, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स हमारी पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। तो अगर किसी 20 साल से ऊपर का अफराद है और उसकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है, डायबिटीज़ बहुत सिग्निफिकेंटली है और या कोलेस्ट्रॉल या ओबेसिटी, तो 20 साल से ऊपर के बंदे को अपना एटलीस्ट एनुअल चेकअप एक कराना चाहिए, जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर, पल्स, जो एक मुआयना एनुअल वाइटल्स का मुआयना होता है वो, और फ्यू टेस्ट होते हैं। चलें, आपने जैसे डायबिटीज़ का जिक्र किया, 2 तरह के डायबिटीज़ के टेस्ट लोगों को पता ही हैं। रैंडम टेस्ट होता है जिसमें आपने कोई फास्टिंग नहीं की हुई, आप बस जाएं और ब्लड शुगर दे के आ जाएं। दूसरा आपका फास्टिंग का ग्लूकोज टेस्ट होता है जिसमें आपने 6, 8, 12 घंटे कुछ नहीं खाया है एंड वी वांट टू नो कि आपके शुगर लेवल्स क्या हैं। लेकिन निदा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि HbA1c ये जो टेस्ट है, ये अक्सर डॉक्टर्स आपकी शुगर, आपकी डायबिटीज़ के हवाले से कह रहे थे, इसकी क्या एफिकेसी है और क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, डायग्नोसिस में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक HbA1c, एक फास्टिंग शुगर या रैंडम शुगर आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर मील विद सिम्टम्स। अगर 3 में से कोई 2 चीज़ भी पॉजिटिव आ जाती है तो आपको डायबिटीज़ है, ठीक है। तो या HbA1c आए
एंड देन यू हैव टू मेक एक अनदर टेस्ट, फास्टिंग करवा लें। थोड़ा सा HbA1c के बारे में लोगों को बताएं कि ये बेसिकली आपका 3 महीने का जी आपका शुगर ये स्कोर 3 महीने होता का औसत होता है। हाँ। 3 से 4 महीने का कि ये औसत होता है कि आपको पिछले 3 महीने में शुगर हुई हुई है या पिछले 3 महीने से शुगर कितनी कंट्रोल्ड है। सही। ठीक है, ये होता है। लेकिन ये आपको एवरेज बताता है। अच्छा, और फिर ये जो अहमियत है ना फास्टिंग और रैंडम की, जो डायबिटिक पेशेंट है उसको हम कहते हैं घर पे भी आप शुगर चेक करें, क्योंकि पता नहीं लगता कि किस वक्त की शुगर बढ़ रही है इससे। ठीक है, तो वी नीड एटलीस्ट फॉर द डायग्नोसिस 2 टेस्ट, या HbA1c हो और फास्टिंग हो, या HbA1c और रैंडम हो विद सिम्टम्स हो। अच्छा, सबसे कॉमन टेस्ट जो लोग करवाते हैं पहले वो CBC होता है, यानी टोटल आपका ब्लड काउंट, जिसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स, आपकी आयरन लेवल्स, आपके वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का पता चलता है। ये सबसे बेसिक टेस्ट क्यों समझा जाता है? देखिए, बेसिक टेस्ट तो 3-4 हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं। CBC है, अगर आप अपना एक एनुअल चेकअप कराएंगे तो एक CBC वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें आपके ब्लड सेल्स पता लग जाते हैं। एनीमिया है, आपको वाइट ब्लड सेल तो कम नहीं है, प्लेटलेट्स तो कम नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, तो एक CBC ज़रूर होना चाहिए। फास्टिंग या HbA1c, LFT और किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर होने चाहिए। ये आपके 4-5 टेस्ट हैं जो आपके होने ही होने चाहिए विथ एनुअल चेकअप्स। ओके, ठीक है। अब जब आपने LFT का जिक्र किया, मुझे ये बताएं कि LFT स्टैंड्स फॉर लिवर फंक्शन टेस्ट। एक दो चीज़ें भी रील्स निदा बहुत पॉपुलर हुई हुई हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे साउथ एशियन की केस में इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ हाउ, इट इज़ अ मैटर ऑफ व्हेन। जब हम कहते हैं कि लिवर आपका फैटी है, यानी हमारी कुछ जेनेटिक और हमारी लाइफस्टाइल डिस्पोजिशन ऐसी है कि हम इवेंचुअली फैटी लिवर की तरफ जाते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारी पॉपुलेशन में कुछ बीमारियां बहुत आम हैं। फैटी लिवर क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल्स, शुगर ज़्यादा होने से और आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल से। दिस इज़ ये फैटी लिवर। अगर आपके पेट का हिस्से का वज़न ज़्यादा है, ठीक है, यानी आपके कमर के हिस्से का वज़न ज़्यादा है, तो आपको फैटी लिवर है ही है। आप अल्ट्रासाउंड ना भी कराएं तो आप गेस कर सकते हैं कि इसको फैटी लिवर है। तो ये पाकिस्तानी पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो इसीलिए हमारी पॉपुलेशन में जो टेस्ट होंगे वो अलग होंगे, और शायद अगर हम किसी और पॉपुलेशन में जाएं तो अलग होंगे। इसके साथ साथ एक विटामिन डी ऑफ कोर्स, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक हम बचपन में, मुझे याद है हम क्लास 7-8 की जो बायोलॉजी पढ़ते थे तो हमें मुख्तलिफ विटामिन का बताया जाता था कि आपके कई खानों की चीज़ों में आपको मुख्तलिफ विटामिन मिल जाएंगे। जैसे विटामिन A आपको फ़िश से मिल जाएगा, A and D, फिर इसके अलावा विटामिन C आपको तमाम सिट्रस फ्रूट से मिल जाएगा। दादा, उस वक्त की मुझे बात याद है कि विटामिन K आपको किसी सोर्स से नहीं मिल सकता, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि विटामिन D3 के साथ K2 या विटामिन K को भी शामिल करके न्यूट्रिएंट दिया जा रहा है। इज़ दैट हेल्पफुल? और ये विटामिन K क्या करता है? विटामिन K जो है ना, वो आपकी बॉडी में जो आपका विटामिन D है और कैल्शियम, इसको सही जगह पे पहुंचाता है। ओके, ठीक है, मतलब वो आर्टरीज में जमा नहीं हो रहा, वो आपकी बोन्स में जा रहा है। ठीक है, अगर आप कैल्शियम और विटामिन D यूं ही लेते रहेंगे तो अब रिसर्च ये कहती है कि वो आर्टरीज में जाके भी जमा होता है और वो आगे जाके कैल्शियम डिपॉजिट्स करवाता है। तो वो बेसिकली एंट्री करवा देता है आपकी बोन्स के अंदर जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। तो ये एक मदद है उसकी, और डेफिनेटली वो साथ लेना चाहिए। और अब आजकल ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो साथ मिलके आ रहे हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन को आजकल कहा जा रहा है, ख़ास तौर पे अगर वो पेरीमेनोपॉज़ल हैं, 35 की एज से ज़्यादा हैं और उनकी नींद डिस्टर्ब है और उनको एंजाइटी हो रही है, कि आप रात के वक्त मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें। ये ज़रा इसके बारे में बताएं कि ये ऐसे ही ले लें, सब ले लें, सबके लिए ये काम बात है। सप्लीमेंट्स पे तो मैं इतनी यानी परेशान हो गई हूँ कि लोग ना 12-12 सप्लीमेंट्स लेकर आ रहे हैं, उसकी पिक्चर्स लेकर आते हैं कि ये सप्लीमेंट। देखिए, जिसको ज़रूरत है वो ले। अच्छा, अगर आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं बिलफर्ज और आप उसका लेवल नहीं कराते, जैसे आपने मैग्नीशियम लेवल नहीं कराया और आपने ले लिया, तो जस्ट इफ़ यू आर फीलिंग बेटर, टेक इट फॉर 3 months एंड देन लीव दैट सप्लीमेंट एंड डू योर लेवल। और अगर वो ठीक है तो आपको हरगिज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये मैग्नीशियम, पोटेशियम, इवन जिंक, क्या आपको पता है कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट जिंक की सिर्फ 10 to 15 मिलीग्राम्स है, लेकिन अगर आप एक आम जिंक की गोली मार्केट से उठाते हैं, वो सप्लीमेंट में 40 to 50 मिलीग्राम्स ऑफ जिंक है, विच इज़ टू मच, और इवेंचुअली आपको मज़ीद एंजाइटी कॉज करेगा, आपकी आयरन लेवल्स को ख़राब करेगा। तो कोई भी, यानी निदा का ये बहुत ज़बरदस्त मशवरा है, एक तो लेवल्स चेक करने के बाद ये चीज़ें लें। सिर्फ किसी सिम्टम पर ना चले जाएंगे, बाल गिर रहे हैं, चलो जी मैग्नीशियम ले ली, आंखें पीली लग रही है, चलो जी आयरन ले लिया। 3 महीने लेने के बाद दोबारा टेस्ट ज़रूर कराएं। थैंक यू सो मच निदा फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। योर हेल्थ इज़ योर ग्रेटेस्ट वेल्थ, प्लीज़ उसका ख्याल रखें और कोई भी चीज़ इस तरह की बगैर समझे बगैर पढ़े ना करें।